हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हाँ बच्चों, तो सबसे पहला हम देखते हैं धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड बनाता है। करेक्ट। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए जैसे कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। तो देखिए क्रिया कारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। क्रियाफल में कितने हैं? 1। अब हम इधर बढ़ा सकते हैं, इधर घटा नहीं सकते, तो हम पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ पे इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लेकिन यहाँ कॉपर क्रियाफल में कितने हैं? 2। क्रिया कारक में कितने हैं? 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कॉपर कितने हो गए? 2। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इस प्रकार कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। एक और देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब बच्चों पहले प्रश्न ये आता है कि ये 3 कहाँ से आया और 2 कहाँ से आया? तो देखिए ये एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है वो +3 होती है और ऑक्सीजन की होती है -2। जब ये दोनों मिलकर के सूत्र बनाते हैं तो ये संयोजकता यहाँ आ जाएगी और ये संयोजकता यहाँ आ जाती है। तो इस प्रकार ये Al2O3 का फॉर्मेशन होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। करेक्ट। हाँ बच्चों, अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ क्रियाफल में एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? 2। क्रिया कारक में कितने हैं? 1। तो हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्युमिनियम कितने हो गए? 2। ठीक है, यहाँ कितने हो गए? 2। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 3। यहाँ कितने? 2। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 दूनी 6। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 6। और इसको 6 करने के लिए पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन कितने जाएंगे? 6। दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या हो गई? दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 हो गई। लेकिन यहाँ क्रियाफल में एल्युमिनियम कितने हो गए? 4। 2 दूनी 4। यहाँ कितने हैं? 2। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित समीकरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। करेक्ट। हाँ बच्चों, देखिए ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ धातु कमरे के ताप पर व कुछ गर्म करने पर
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि कुछ धातु ऐसी होती है जो कमरे के ताप पर और कुछ गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और लिथियम, ये कमरे के ताप पर तो देखिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है। इतनी क्रियाशील होती है कि कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जलना शुरू कर देती है। ठीक है, इसलिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को अतः सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। करेक्ट। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन के रूप में। तो उसका आंसर आपको ये देना है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट अगला सेकंड पॉइंट देखिए कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड कुछ धातु ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ नहीं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड, अगर सोडियम ऑक्साइड की हम जल से अभिक्रिया करवाएं, ठीक है, तो यहाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस अभिक्रिया में क्रियाफल के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, क्रियाकारक के अंदर कितने हैं, 2। तो हम इसको 2 करने के लिए पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब यहाँ सोडियम कितने हो गए, 2, सोडियम 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 1 और 1 2। क्रियाकारक में टोटल ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। करेक्ट। तो इस प्रकार कुछ धातु ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं और जबकि कुछ नहीं होते। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, देखिए कुछ, पहले हम इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं।
ऐसे धातु ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। करेक्ट। कैसे, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसकी अम्ल से हम क्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो अम्ल से क्रिया करवाने पर ये लवण प्लस जल बनाता है। और यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हम क्षार से करवाएं तब भी यह लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले हम देखते हैं। ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो ये एल्युमिनियम इस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ते हैं और AlCl3 बनाते हैं, साथ में बनाते हैं H2O। करेक्ट। तो एल्युमिनियम क्लोराइड ये क्या है, लवण है, ये क्या H2O क्या है, पानी। करेक्ट। यहाँ हम देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा हमें इन दोनों की क्रिया करवाने पर हमें लवण और जल प्राप्त हुआ। यहाँ इसकी अम्ल से क्रिया करवाने पर हमें क्या मिला, लवण और जल प्राप्त हुआ। करेक्ट। तो देखिए इस अभिक्रिया में ये अम्ल से क्रिया करके लवण जल दे रहा है, तो इसकी प्रकृति, ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ठीक है, यहाँ ये क्षार का काम करता है और इस अभिक्रिया में ये क्षार से क्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। तो ये धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार दर्शा रहा है, तो इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इसको समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, क्रियाफल में 1। ठीक है, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, क्रियाफल में 3। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 करने के लिए मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरे फार्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 हो गई। करेक्ट। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितनी होगी, 6। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 1। तो पूरे फार्मूले को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गई। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, अब 6। यहाँ क्लोरीन कितनी है, 2। तो इस पूरे फार्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन हो गई। लेकिन और यहाँ एल्युमिनियम कितनी है, 2। यहाँ एल्युमिनियम कितनी है, 2। तो ये पूरा फार्मूला क्या हो गया, संतुलित हुआ। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब इसको देखते हैं, हम इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए क्रियाफल में 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये कुल टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 3। यहाँ 3 और 1, ये कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। करेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो मैं इस पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऑक्सीजन अपनी, एक मिनट देखिए, पूरे फार्मूले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन ये हो गई और 1 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन है। तो 5 करने के लिए मैं इस पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो अब यहाँ ऑक्सीजन 2, 3 तो ये 2, ये कितनी होगी, 5 ऑक्सीजन हो गई। करेक्ट। सोडियम यहाँ कितना है क्रियाकारक के अंदर, 2 एटम। यहाँ सोडियम में कितने एटम है, 2 एटम। करेक्ट। एल्युमिनियम के क्रियाकारक में कितने एटम है, 2। यहाँ क्रियाफल में कितने हैं, 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि समीकरण कैसा हुआ हमारा, ये समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। हाँ बच्चों, अब एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, जिंक ऑक्साइड। यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अन्य उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, तो जिंक ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। करेक्ट। देखिए बच्चों, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। पहला, देखिए बच्चों, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत बनती है। कैसे, हम एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
हाँ बच्चों, देखिए एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत बनती है। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का तार है, एल्युमिनियम का तार। ठीक है, ये एल्युमिनियम का तार अपने चारों तरफ जो वायु में ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके एक ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है। ऑक्साइड की पतली परत, ऑक्साइड की परत। ठीक है, ये ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है। ठीक है, ये जो परत होती है, ये परत इस एल्युमिनियम के तार को आगे ऑक्सीकृत होने से रोकती है, संक्षारित होने से रोकती है। यह परत तार को आगे संक्षारित होने से रोकती है, अर्थात यह परत सुरक्षा का कार्य करती है। करेक्ट। तो जब भी हम देखते हैं कि बिजली के जो खंभे होते हैं, उन बिजली के ये खंभों के ऊपर जो एल्युमिनियम के तार होते हैं, ये वायु के संपर्क में रहते हैं, बरसात के दिनों में पानी में भीगते हैं, फिर भी ये जल्दी खराब क्यों नहीं होते? इसी वजह से नहीं होते क्योंकि ऑक्साइड की पतली परत इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना रहा है, ये परत इसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक और देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोहे के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करें तो यह नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन यदि लोहे के चूर्ण को गर्म करें तो यह जलने लगते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि लोहा जो होता है उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, लोहे का टुकड़ा, लेकिन यदि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यदि वो हो तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लग जाता है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, चांदी, सिल्वर और ओरम, सोना, ये धातु तो उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। करेक्ट, नहीं करती। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी दो धातुएं हैं जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, तो आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल। करेक्ट, तो ये थी हमारी धातु से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कुछ अपवाद, कुछ एंटी क्रॉस क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि धातु की जल से अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धातु की जल से अभिक्रिया। देखिए बच्चों, धातु पानी से अभिक्रिया करके धातु
हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा धातु पानी से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस भी बनाते हैं। करेक्ट। देखिए, धातु पानी से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस भी बनाते हैं, धातु पानी से क्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस गैस भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस बात को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ठंडे जल से अभिक्रिया। ठंडे जल से धातु की अभिक्रिया। देखिए बच्चों, देखिए सोडियम जो होता है वो हमेशा ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। तो ये H2O, ये जो H2 है, ये ठंडा जल है। ठंडे जल के साथ जब ये इससे अभिक्रिया करता है तो सोडियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, साथ में क्या प्राप्त होती है? H2 गैस, और साथ में हमें ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। करेक्ट। देखिए, तो सोडियम की ठंडे जल से क्रिया करवाने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऊष्मा मिलती है। ओके, देखो बच्चों, ये जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी व तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है एक तो ऊष्माक्षेपी होती है और बहुत फास्ट गति से होती है। ये इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है, इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये ऊष्मा इस हाइड्रोजन को जला डालती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस भी जलने लगती है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो दोबारा देखते हैं हम। सोडियम की ठंडे जल से क्रिया करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऊष्मा मिलती है। ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है। इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये ऊष्मा इस हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? जला डालती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं पोटेशियम का। देखिए, पोटेशियम को भी यदि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम, ठीक है, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, H2 गैस मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो बच्चों, ये अभिक्रिया जो होती है ये भी बहुत ही तीव्र व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये भी बहुत तीव्र और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये ऊष्मा जो होती है वो इतनी अधिक मात्रा में निकलती है कि इस हाइड्रोजन गैस को जला डालती है। उत्पन्न ऊष्मा H2 गैस को जला डालती है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोटेशियम की ठंडे जल से क्रिया करवाने पर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें से ये जो ऊष्मा निकलती है ये इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि इस हाइड्रोजन को जला डालती है। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 और 1 3 हाइड्रोजन है।
ठीक है, क्रियाफल के अंदर। यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ पे 2 से कर दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 हाइड्रोजन ये, 2 ये, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन पोटेशियम यहाँ कितने हो गए, 2, तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, करेक्ट। तो ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित। इससे पहले वाला समीकरण आप स्वयं को संतुलित करके करने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम की ठंडे जल से अभिक्रिया, शीतल जल, शीतल जल, ठीक है। देखिए बच्चों, कैल्शियम जो होता है ये भी शीतल जल से अभिक्रिया करता है। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा निकलती है, करेक्ट। लेकिन बच्चों यह अभिक्रिया धीमी व ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है और जो ऊष्मा निकलती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे निकलती है, ठीक है। अतः उत्पन्न ऊष्मा H2 गैस को जला नहीं पाती। अतः जो उत्पन्न ऊष्मा है वो हाइड्रोजन गैस को क्या होती है, जला नहीं पाती। अब ये ऊष्मा इस हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाएगी तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस धातु की सतह पर चिपक जाएंगे। इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस धातु की सतह पर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अतः H2 गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और धातु पानी में तैरने लगती है, करेक्ट। तो उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाती और ये गैस के बुलबुले धातु की सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और धातु पानी में तैरने लगती है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कैल्शियम की शीतल जल से क्रिया करवाने पर धातु फ्लोटिंग क्यों करती है, तैरती क्यों है, स्विमिंग क्यों करती है। तो इसका रीजनिंग आंसर ये होगा, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों शीतल जल से अभिक्रिया करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी धातु कौन से पानी से अभिक्रिया करती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगली देखते हैं धातु की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। धातु की गर्म जल से अभिक्रिया। देखिए बच्चों, धातु की गर्म जल से अभिक्रिया। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये हमेशा गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ये कौन सा जल है, गर्म जल। तो देखिए ये इसे क्रिया कर